पढ़ेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4th क्लाइमेट। किसी भी एरिया का नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है ये जानने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला है उस जगह का लैंड फॉर्म कैसा है, दूसरा है कि वो जगह का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है और तीसरा है उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। इंडिया के लैंड फॉर्म और ड्रेनेज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। पर इससे पहले कि हम क्लाइमेट के बारे में जाने, लेट्स नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। प्रेशर एंड विंड सिस्टम। सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पे लैंड ज्यादा हीट अप होता है और लैंड के पास जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है। और जैसे जैसे एयर को हीट मिलती है वो ऊपर जाने लगती है, क्योंकि जो वार्म एयर होती है वो हल्की होती है। तो ये जगह पे एयर जो है वो दूर दूर होती है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर होता है। पोल्स पे सन की बहुत कम हीट जाती है, जिसकी वजह से वहां बहुत ठंड होती है। तो वहां पे एयर भी ठंडी होगी और जो ठंडी एयर होती है वो भारी होती है और भारी होने की वजह से वो सब नीचे की तरफ आती हैं और पास पास रहती हैं, जिसकी वजह से पोल्स पे हाई प्रेशर होता है। सोचो क्या होगा अगर लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया दोनों साथ में आएंगे। लो प्रेशर एरिया पे एयर ऊपर जाएगी और यहाँ एयर नीचे आएगी। यहाँ पे एयर की कमी है सरफेस पे और यहाँ पे एयर ज्यादा है सरफेस पे। तो ऐसे में लो प्रेशर एरिया पे जो एयर की कमी होगी वो पूरी होगी हाई प्रेशर एरिया की एयर से, यानी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे विंड आएगी। सिमिलरली अर्थ पे क्या होगा, यहाँ पोल से इक्वेटर की तरफ विंड्स आएंगी, पर क्योंकि अर्थ घूमता है इसकी वजह से यहाँ और भी प्रेशर बेल्ट बन जाती हैं। इस जगह पे प्रेशर इक्वेटोरियल एरिया से ज्यादा होगा, इसलिए इस एरिया में हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे पोल से कंपैरेटिवली कम प्रेशर होगा, इसलिए इस जगह में लो प्रेशर एरिया होगा। तो ओवरऑल ये प्रेशर सिस्टम होगा अर्थ का। और क्योंकि विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती हैं, तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया से विंड्स जाएंगी इक्वेटर की तरफ और सब पोलर लो प्रेशर की तरफ भी जाएंगी। सिमिलरली पोल्स के हाई प्रेशर से विंड जाएंगी सब पोलर लो प्रेशर में। ये है हमारा विंड सिस्टम, बट ये रियल में ऐसा कुछ दिखता है। ऐसा क्यों है? ऐसा है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? सपोज आप नॉर्थ पोल पे हो और मैंने आपसे बोला कि चलो ये बॉल लो और इसको नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ सीधा फेंको, पर ध्यान रहे ये बॉल पॉइंट ए पर आनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है बॉल कहाँ पे आएगी? क्योंकि अर्थ मूव करता है, तो आप जहां फेंकना चाहोगे वहां नहीं, बल्कि ये बॉल पॉइंट बी पे चली जाएगी, जो कि नॉर्थ पोल से आप देखोगे तो आपको राइट में दिखेगा। सिमिलरली अगर आप बॉल को साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ पॉइंट ए पे फेंकना चाहोगे तो बॉल आपको ऐसे जाते हुए दिखेगी, यानी वो पॉइंट बी पर जाएगी, जो कि आपसे लेफ्ट पर है। ये है कोरियोलिस फोर्स, यानी जब अर्थ घूमता है अपने एक्सिस पे तो विंड्स या वाटर पे एक फोर्स लगता है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उनको राइट की तरफ मूव करता है और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ। इसलिए हमारी जो परमानेंट विंड्स है उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जेट स्ट्रीम। तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि लो प्रेशर में विंड्स ऊपर जाती हैं, बट कितना ऊपर? स्पेस में तो चली नहीं जाती, राइट? तो जैसे आपको पता होगा हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो जो भी विंड्स जाती हैं वो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर नहीं जाती। जैसे देखो इक्वेटर पे क्या होता है, यहाँ पे विंड्स ऊपर जाती हैं क्योंकि इक्वेटर में लो प्रेशर एरिया है, तो यहाँ से विंड्स ऊपर जाती हैं और एक पर्टिकुलर जगह के बाद वो मुड़ जाती हैं। कुछ विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाती हैं और कुछ सदर्न हेमिस्फेयर में। इसके बाद ये विंड्स कहाँ जाती हैं? देखो मैंने क्या बताया था, हाई प्रेशर पे क्या होता है, विंड्स नीचे की तरफ आती हैं। तो आपको क्या लग रहा है क्या होगा? यस एग्जैक्टली। तो ये विंड्स जो जाती हैं लो प्रेशर एरिया से ऊपर, ये पूरा सर्कल क्रिएट करती है और हाई प्रेशर एरिया में चली जाती है। ये साइकिल चलती रहती है और ये साइकिल पूरे अर्थ पे होती है। अच्छा, ये सब ट्रॉपिकल रीजन पे ध्यान दो। ये हाई प्रेशर एरिया है ना, और यहाँ पे दो जगह से एयर नीचे आ रही है। कहाँ कहाँ से? एक आ रही है इक्वेटर से और दूसरी सब पोलर रीजन से। ये दोनों ही लो प्रेशर एरिया से एयर ऊपर जा रही है और फिर ऊपर से फिर नीचे आ रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों जो विंड आ रही हैं इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा? क्योंकि एक इक्वेटर से आ रही है जहां गर्मी है और एक ठंडी जगह से आ रही है।
तो ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंस होगा। तो इन दोनों की डिफरेंस की वजह से यहाँ पर ट्रोपोस्फियर पे ही विंड्स बनना शुरू हो जाएगी और ये विंड्स बहुत तेज स्पीड में चलती है। तो इन्हीं फास्ट मूविंग विंड्स को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। नाम बहुत बड़ा है बट इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। देखो क्या होता है, ये दोनों सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज हैं और इन दोनों एरिया से ही विंड इक्वेटर की तरफ आती है और फिर लो प्रेशर एरिया होने की वजह से यहाँ विंड्स ऊपर जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, विंड्स है वो हाई प्रेशर एरिया से सीधा आती हैं और फिर इक्वेटर के पास आके सीधा से मुड़ जाती है, मतलब एक 0 डिग्री लैटिट्यूड पे ही मुड़ती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से ही ऊपर जाने लगती है या कन्वर्ज होने लगती है। तो ये पूरा रीजन 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक का, इसे हम ITCZ कहते हैं। तो ओवरऑल हमें काफी कुछ समझ आ गया, लाइक प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं, विंड्स क्या होती हैं, कोरियोलिस फोर्स से क्या इफेक्ट होता है, जेट स्ट्रीम क्या होती है, एंड ITCZ का भी पता चल गया। ओके वेट, ये बताओ कि इस एरिया को ITCZ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे विंड्स कन्वर्ज होती हैं। पर ये बताओ, ये विंड्स कन्वर्ज क्यों होती है? कन्वर्ज होती हैं क्योंकि ये एरिया में लो प्रेशर है। ये बताओ, लो प्रेशर क्यों बनता है इस एरिया में? लो प्रेशर बनता है सन की डायरेक्ट हीट की वजह से। या ये बताओ कि सन की डायरेक्ट हीट सिर्फ इक्वेटर पे पड़ती है? नहीं, सन की डायरेक्ट हीट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन सब जगह सन की डायरेक्ट रेज मिलती हैं। एग्जैक्टली तो सन की डायरेक्ट रेज यानी लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब विंड्स कन्वर्ज होंगी और उस जगह में ITCZ बनेगा। मतलब ITCZ मूव करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी जाता है। वेट, उसके साथ ही वेट फॉर इट, ये सारी प्रेशर बेल्ट्स भी शिफ्ट होती हैं और क्योंकि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो रही हैं तो विंड्स भी शिफ्ट हो रही हैं और यस, जेट स्ट्रीम भी शिफ्ट हो रही है। या सो टेक अ पॉज एंड थिंक कि क्या समझा तुमने। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो वापस से देखो एंड कम बैक अगर तुम्हें समझ में आ रहा है। सो लेट्स कैरी ऑन। लेट्स नो अबाउट हाई प्रेशर और लो प्रेशर में क्या फर्क है। ये बताओ कि वाटर साइकिल क्या होता है। इजी राइट, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तुमको क्या लगता है इवेपोरेशन कहाँ होगा? लो प्रेशर एरिया में जहां एयर गर्म है और ऊपर जा रही है, या फिर हाई प्रेशर एरिया में जहां विंड्स ठंडी है, पास पास में है? लो प्रेशर एरिया राइट। सो लो प्रेशर एरिया में अगर ऊपर जा रही विंड्स को मॉइस्चर मिलता है तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके हुए ऊपर जाएंगी और जैसे जैसे ही ऊपर जाती हैं टेम्परेचर कम होता है और कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस होता रहता है और फाइनली बारिश हो जाती है। इसलिए लो प्रेशर एरिया होगा जो वहां पे बारिश होती है और जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होगा वहां पे स्काई क्लियर रहता है। नाउ लेट्स नो अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए 4 चीजें चाहिए। पहला है वार्म वाटर यानी गर्म पानी, दूसरा है लो प्रेशर, तीसरा है विंड्स आनी चाहिए लो प्रेशर एरिया में ताकि ये लगातार चलती रहे, फोर्थ इज कोरियोलिस फोर्स ताकि ये रोटेट कर पाए। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि लो प्रेशर एरिया में क्लाउड्स बनने लगते हैं, तो जैसे जैसे ओशन में और विंड आती है सब ट्रॉपिकल रीजन से तो और मॉइस्चर मिलता है और क्लाउड्स बढ़ने लगते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं ये कि इनके बीच में बहुत लो प्रेशर हो जाता है। साइक्लोन की आंख कहते हैं या आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। और ये लो प्रेशर होने की वजह से ये अपने पास की सारी विंड्स को अपनी तरफ सक करता है और अर्थ के रोटेशन की वजह से यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स लगता है और सारी विंड्स जो अंदर जा रही हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होने की वजह से राइट की तरफ टर्न होती हैं, जिसकी वजह से ये साइक्लोन बनता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। So we finally come back to the topic of weather and climate। सबसे पहले देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है क्योंकि ये दोनों ही सेम से लगते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ अभी वेदर कैसा है, तो आपको बस अपने घर की खिड़की खोलनी है और मुझे बताना है कि आपको कैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन दिख रहे हैं बाहर। जैसे अभी आप बोलोगे कि जैसे अपने खिड़की खोली और देखा कि अरे वेदर तो खराब है, मूसलाधार बारिश हो रही है, या आपने खिड़की खोली और देखा अरे अभी तो वेदर बहुत सनी है, या आपने खिड़की खोली और देखा अभी तो स्नोफॉल हो रही है।
सो यू गेट द आइडिया। वेदर में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, तो वेदर तो हर दिन बदलता रहता है, कभी कभी कुछ मिनट्स में बदल जाता है। पर अगर आप कुछ महीनों के लिए वेदर को नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ महीने बहुत ठंडी होती है और कुछ महीने बहुत गर्मी और कुछ महीने बारिश। तो हमने एक साल को सीजन्स में बांटा है डिपेंडिंग अपॉन वेदर के जो एलिमेंट होते हैं उनमें से कौन सा एलिमेंट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। और जब हम इन वेदर कंडीशन को बहुत सालों तक नोटिस करेंगे कि कैसा कैसा मौसम रहता है, ये जानेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स इन वेदर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या वेदर में टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये होता है क्लाइमेट। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स किसी भी जगह के क्लाइमेट को 6 चीजें कंट्रोल करती हैं। लैटिट्यूड, अर्थ की कर्वेचर की वजह से इक्वेटर पे हमें सन की डायरेक्ट रेज मिलती है और जैसे जैसे हम ऊपर लैटिट्यूड पे जाते हैं सन की हमें स्लैंटिंग रेज मिलती है। मतलब हम जहाँ रहते हैं वो लैटिट्यूड इक्वेटर के पास है तो वहाँ पे हमें गर्मी मिलेगी और अगर वो लैटिट्यूड पोल्स के पास है तो हमें ठंड लगेगी। दूसरा है एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, इसलिए जो हिली एरियाज होते हैं वो गर्मी के मौसम में भी ठंडे रहते हैं। थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी एक मॉडरेटिंग इफेक्ट देता है क्लाइमेट पर। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंड बहुत जल्दी ठंडा होता है और बहुत जल्दी गर्म भी होता है। इसके कंपैरिजन में जो सी है या वाटर है वो बहुत टाइम बाद ठंडा होता है और बहुत टाइम बाद गर्म होता है। तो सपोज अगर इन दोनों जगह सन की रेज आती हैं तो लैंड बहुत जल्दी गर्म होगा और यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। इसके कंपैरिजन में वाटर थोड़ा ठंडा होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जिसकी वजह से विंड्स सी से लैंड पे जाएंगी। तो लैंड पे रह रहे लोगों को सी की ठंडी हवा मिलेगी। रात में क्या होगा, रात में लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और सी इतना जल्दी नहीं होगा ठंडा। तो सी पे होगा लो प्रेशर और लैंड पे होगा हाई प्रेशर। तो जितनी भी ठंडी एयर होंगी वो चली जाएंगी सी पे। तो जो भी सी के आसपास की रीजन है वहां ना ज्यादा गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंडी होती है। तो इंडिया में इसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज है वहाँ टेम्परेचर मोर और लेस कांस्टेंट ही रहता है। बट अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, हमें तो सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं मिलता है, तो हमारे यहाँ ठंड में बिल्कुल जोरदार ठंड होती है और गर्मी में बहुत गर्मी। इसे हम कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज ओशन करंट्स। ओशंस देखो इक्वेटर पे भी हैं और पोल्स पे भी। तो जब विंड्स पे कोरियोलिस इफेक्ट होता है तो क्या वाटर पे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इनफैक्ट कोरियोलिस फोर्स की वजह से और विंड्स की वजह से करंट फ्लो होती है। करंट इन द सेंस की वाटर पे एक अलग सी लेयर चलती है पानी की। यू कैन से कि ओशंस पे नदी बह रही है और उस नदी का पानी या तो गर्म होगा या फिर ठंडा होगा डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ से किस जगह से आ रही है। अगर इक्वेटर से आएगी तो वो गर्म होगी और अगर वो पोल्स की तरफ से आएगी तो वो ठंडी होगी। सो ये जो करंट है ना ये एक निर्धारित डायरेक्शन में ही बहती है। तो अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ कोल्ड करंट आती है तो आपको वो ठंडी एयर मास आपके पास आएगी और अगर वार्म ओशन करंट आई तो वो हॉट एयर मास देगी। नेक्स्ट इज रिलीफ फीचर्स। रिलीफ यानी किसी जगह पे माउंटेन्स है या प्लेन्स है या प्लेटू है। सपोज ये माउंटेन है और कुछ लोग माउंटेन के इधर रहते हैं और कुछ लोग दूसरी तरफ रहते हैं। तो अगर कोई विंड जा रही है, इसमें बहुत मॉइस्चर है और जब ये विंड इस माउंटेन के पास गई तो माउंटेन पार करने के लिए विंड को ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि वो माउंटेन तोड़ के तो चली नहीं जाएगी। अगेन ऊपर जाने की वजह से वाटर कंडेंस होगा और यहाँ पे बारिश होने लगेगी। तो दूसरी जगह पे बारिश होगी नहीं होगी क्योंकि पूरी बारिश इधर ही तरफ हो गई। सेम अगर उल्टा सिचुएशन लो कि अगर मॉइस्चर वाली विंड इधर से आएगी तो इस तरफ बारिश होगी, दूसरी तरफ नहीं होगी। इसलिए आप जहाँ रहते हो वहां का रिलीफ कैसा है इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेट पे। और ये जो रीजन है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है इसको हम रेन शैडो एरिया कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। लेट्स सी इंडिया का क्या हाल है। टेम्परेचर की बात करें तो बहुत डिफरेंस है। अब देखो राजस्थान में गर्मी के टाइम पे 50 डिग्री सेल्सियस, जम्मू कश्मीर में ठंड में -45 डिग्री, सेम टाइम ठंड में केरला में 22 डिग्री सेल्सियस। वो ऐसे क्यों? या वी रेड सी होने की वजह से कोस्टल एरिया में मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है सी का, बट इंटीरियर्स में हालत खस्ता हो जाती है। प्रेसिपिटेशन में भी बहुत फर्क होता है पूरे इंडिया भर में। कुछ एरिया में स्नोफॉल होती है, कुछ में बारिश होती है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है 400 सेंटीमीटर। वेस्ट लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। सबकी वजह से हम सबकी बहुत अलग अलग लाइफस्टाइल है
ओह वेट, व्हाट अबाउट प्रेशर बेल्ट? इंडिया कौन सी प्रेशर बेल्ट में है? कौन सी विंड आती है इंडिया में? ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया है ये हिमालय के नीचे की तरफ होता है और इस हाई प्रेशर में क्या बहता है ऊपर? जेट स्ट्रीम। इस जेट स्ट्रीम को हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट कहते हैं। इंडिया से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी बहती हैं क्योंकि ये विंड्स लैंड से सी में जाती हैं, इसकी वजह से इनमें मॉइस्चर नहीं रहता है तो इंडिया में बारिश नहीं होती। बट इंडिया में बारिश तो होती है। कैसे होती है? क्योंकि विंड्स भी तो चेंज होती हैं ITCZ के मूव करने की वजह से। तो लेट्स नो कि ये सब इंडिया को कैसे अफेक्ट करता है। सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में 4 तरह के सीजन्स होते हैं। हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। हॉट वेदर सीजन या फिर समर सीजन। मार्च में सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे होती है। इसके बाद जून तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की डायरेक्ट रेज आती है। तो जैसे जैसे सन नॉर्थ की तरफ आता है इंडिया में टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है और जैसे जैसे इंडिया में टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो क्या होगा? एयर प्रेशर कम होगा। मई के एंड तक क्या होता है? थार डेजर्ट, पटना, छोटा नागपुर प्लेटो, इन सब जगह पे यानी नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक ये पूरा लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है और इसी समय दिन के टाइम पे इन एरियाज एक विंड बहती है, लू। ये विंड गर्म होती है और एक झोंके में आती है और ये ड्राई विंड्स होती है। इन विंड्स में अगर आप बाहर रहोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम भी कर सकती है। जो सी है उसमें कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है और ये लो प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि इसकी वजह से पानी इंडिया के अंदर आता है बे ऑफ बंगाल से। तो ये मानसून से पहले ही बंगाल में बारिश शुरू हो जाती है। इसको हम काल बैसाखी कहते हैं। ऐसा ही साउदर्न इंडिया में भी होता है जहाँ केरला और कर्नाटका के कोस्ट में मानसून से पहले ही बारिश हो जाती है और क्योंकि ये जो अर्ली रेन्स होती है ये यहाँ पे आम की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है तो इसलिए इन रेन्स को मैंगो शावर्स कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ अनोखा ही होता है। देखो, आई टोल्ड कि हाई प्रेशर में जेट स्ट्रीम होती है और एंड आई ऑल्सो टोल्ड वो यहाँ पे बहती हैं। बट अभी तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है तो हाई प्रेशर कहाँ गया? हाई प्रेशर हिमालय के नॉर्थ में चला गया और इसी हाई प्रेशर में जेट स्ट्रीम भी होगी। ओके, सो इसी बीच मेडिटेरेनियन रीजन में होता है हाई प्रेशर और यहाँ पे है लो प्रेशर और ऊपर है जेट स्ट्रीम। तो क्या होगा? तो ये जेट स्ट्रीम इस हाई प्रेशर एयर मास को मेडिटेरेनियन रीजन से यहाँ लाने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये विंड जब आती है डेजर्ट से होते हुए आती है पूरा सैंड कैरी करते हुए और हमें नॉर्दर्न पार्ट में हमें डस्ट स्टॉर्म देती है और अगर ये विंड्स मॉइस्चर से मिल जाती हैं, इनको थोड़ा मॉइस्चर मिल जाता है तो ये बारिश भी करती है जिसकी वजह से नॉर्दर्न पार्ट में भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है लोगों को कि चलो हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है। तो मॉनसून से पहले ही इंडिया में थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सीजन है एडवांसिंग मॉनसून, द रेनी सीजन। जून तक ये लो प्रेशर एरिया और भी स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि जून में तो एकदम डायरेक्ट सन की रेज आती रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो इतना स्ट्रांग है ये लो प्रेशर कि ये सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स चलती है ना ये इसको भी अट्रैक्ट कर लेता है और ये विंड्स ये सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही है तो वहां के वार्म ओशन से होते हुए इक्वेटर पे आती हैं और क्योंकि इक्वेटर के ऊपर क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, तो ये राइट की तरफ टर्न मारती हैं और साउथ वेस्ट की तरफ से आती हैं इंडिया में, एंटर करती हैं एज साउथ वेस्ट मानसून। क्योंकि मानसून विंड्स बहुत तेजी से आती हैं और क्योंकि ये विंड्स वार्म वाटर से आ रही हैं तो ये अपने साथ ढेर सारा मॉइस्चर भी लेके आती हैं। तो जैसे ही ये इंडिया की कोस्ट पे पहुंचती हैं तो ये जम के बारिश करती हैं। इसको हम बर्स्ट ऑफ द मॉनसून कहते हैं। मॉनसून इंडिया के पेनिनसुलर रीजन पे जून के पहले हफ्ते तक पहुंचती है। यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक अरेबियन ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच मुंबई पहुंचती है लगभग 10 जून तक। इसी बीच बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी असम पहुंच जाती है और यहाँ पे क्या होता है कि हिमालयाज की वजह से विंड्स जो है वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं। मिड जून के बीच तक अरेबियन सी ब्रांच सौराष्ट्र और कच्छ रीजन तक पहुंच जाती है और सेंट्रल इंडिया में भी कुछ विंड्स चली जाती है। फिर गंगा प्लेन्स के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये दोनों विंड्स मतलब अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों मिल जाती है और जून के एंड तक दिल्ली में भी मॉनसून शावर शुरू हो जाते हैं। जुलाई के पहले वीक में वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न राजस्थान में भी मॉनसून पहुंच जाता है। मिड जुलाई तक मॉनसून हिमाचल प्रदेश और पूरी कंट्री में पहुंच जाता है। तो जब ये मॉनसून विंड्स वेस्टर्न पार्ट में आती है तो वेस्टर्न घाट्स पे बहुत बारिश करती है बट इस एरिया में बहुत कम बारिश करती है।
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जगह जो है वो रेन शैडो एरिया में है। तो सबसे ज्यादा बारिश मानसून की वजह से वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्ट में होती है। नॉर्दर्न इंडिया में ये जो विंड्स है ये सब ईस्ट से वेस्ट जाती हैं, तो सबसे ज्यादा बारिश ईस्ट में होती है। उसके बाद बारिश कम। और फिनोमिना है ब्रेक्स का, यानी कभी बारिश होती है, कभी बारिश बंद हो जाती है और हफ्तों तक बारिश नहीं होती। ऐसा होता है लो प्रेशर बेल्ट के मूव होने की वजह से। वैसे ये लो प्रेशर बेल्ट को हम मॉनसून ट्रफ भी कहते हैं। जब ये मॉनसून ट्रफ प्लेन्स की तरफ होगा तब इन पार्ट्स में मजे से बारिश होगी, और जब ये मॉनसून ट्रफ हिमालय के क्लोज जाएगा तब प्लेन्स में बहुत टाइम तक बारिश नहीं होगी और हिमालय के पास जो भी जगह है वहां पे बहुत बारिश होगी। और क्योंकि हमारी जो रिवर्स हैं वो हिमालय से आती हैं, तो इन बारिश की वजह से उन रिवर्स में बहुत सारा पानी होता है, और जब ये रिवर्स इतना सारा पानी लेके प्लेन्स में आती हैं तो फिर बाढ़ आ जाती है और जान माल का नुकसान होता है। तो मॉनसून बहुत ही रेगुलर है, पर हमारे यहाँ किसान मॉनसून पे ही इतना डिपेंडेंट है। द ट्रांजिशन सीजन। मॉनसून का विड्रॉल थोड़ा आराम आराम से होता है। सितंबर की शुरुआत में मॉनसून विंड्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ से लौटने लगती है। अक्टूबर नवंबर तक सन की रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से ITCZ भी नीचे जाएगा और लो प्रेशर एरिया जो कि इंडिया के इंटीरियर में था वो भी नहीं रहेगा, बिकॉज अब इतनी गर्मी ही नहीं होगी, जिसकी वजह से जो इंडिया में लो प्रेशर एरिया था वो हाई प्रेशर एरिया में बदलने लगता है। तो अब विंड्स कहाँ जाएंगी? अब विंड्स इंडिया के इंटीरियर से बाहर की तरफ जाएंगी। जहां मॉनसून के रहने पर हॉट और वेट सीजन था, अब मॉनसून के जाने के बाद इंडिया में कोल्ड और ड्राई सीजन हो जाएगा। और क्योंकि इंडिया में हाई प्रेशर है तो यहाँ स्काई कैसा होगा? क्लियर होगा और टेम्परेचर वापस से थोड़ा बढ़ने लगेगा। तो इस समय क्या होता है? दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है और नाइट कूल और प्लेजेंट होती है। इस टाइम को अक्टूबर हीट कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मॉनसून की वजह से अभी भी जो सॉइल है उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता है, और जब स्काई क्लियर है तो क्या होता है कि सन की एकदम अच्छे से हीट मिलती है। जो मॉइस्चर है सॉइल में वो इवेपोरेट होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो ह्यूमिडिटी भी है और स्काई भी क्लियर है, तो भीषण गर्मी होती है। लेटर ऑन अक्टूबर के एंड तक नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर कम होने लगता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो लो प्रेशर था वो बे ऑफ बंगाल पे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? साइक्लोन्स। अब क्योंकि बे ऑफ बंगाल में वो सारी कंडीशंस हैं जो हमें साइक्लोन बनाने के लिए चाहिए थी, ये सब की वजह से अंडमान सी में बनता है साइक्लोन। ये साइक्लोन इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे आता है और बहुत बारिश करता है। इनकी वजह से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा पे जहाँ बहुत लोग रहते हैं वहाँ इतनी बारिश वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। ये साइक्लोन्स ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट पे भी जाते हैं। कोल्ड वेदर सीजन या विंटर। जो कोल्ड सीजन है वो मिड नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होते हैं नॉर्दर्न इंडिया के। टेम्परेचर नॉर्थ में कम होता है और साउथ में ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है? डेज जो है वो वार्म होते हैं और नाइट्स कोल्ड। फ्रॉस्ट होती है इस समय और हिमालय में स्नोफॉल होती है। इस समय नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलने लगती हैं जो कि लैंड से सी में चलती हैं, जिसकी वजह से ड्राई सीजन होता है। तमिलनाडु और कुछ स्टेट्स में विंटर के टाइम रेनफॉल होती है जब ये ट्रेड विंड सी टू लैंड जाती है। और ठंड में भी नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होती है। ये होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है मेडिटेरेनियन रीजन में और ये ईस्ट की तरफ आती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ, और हिमालय की वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। जब ये विंड्स ऊपर की तरफ जाती हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, वाटर वेपर कंडेंस होता है, रेनफॉल या फिर स्नोफॉल हो जाती है। ओवरऑल ये बहुत ही कम बारिश होती है, इसको लोकली महावत कहते हैं, पर ये रबी क्रॉप्स के लिए यानी जो हमारी विंटर में क्रॉप्स होती हैं उनके लिए ये जो बारिश होती है ये बहुत अच्छी होती है। मॉनसून। मॉनसून जून से सितंबर तक इंडिया में रहता है, यानी लगभग 100 से 120 दिन तक। इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इनफैक्ट खाली इंडिया नहीं बल्कि एशिया की साउथ और साउथ ईस्ट कंट्रीज अफेक्ट होती हैं इससे। जो ये रिवर्सल होता है मॉनसून विंड्स में, इसकी वजह से जो सेलर्स पहले के टाइम इंडिया आते थे उनको बहुत फायदा होता था। तो जो अरब मर्चेंट्स थे उन्होंने इसको मॉनसून कहा, जिसका मतलब है मौसम। मॉनसून 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ में एक्सपीरियंस की जाती है। गर्मी के टाइम पे तिब्बत में बहुत ज्यादा सन की रेज आती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया और भी गर्म हो जाता है और लो प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। ये हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग मॉनसून होने के लिए।
और हाई प्रेशर एरिया मेडागास्कर के ईस्ट की तरफ होता है अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ पे। तो जितना ज्यादा ये हाई प्रेशर एरिया होगा उतनी ही तेजी से विंड्स हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाएंगी। ऑल्सो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का भी बहुत असर होता है मॉनसून में। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ में रहती है और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो इंडियन पेनिनसुला में रहती है। जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लो प्रेशर उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा आपका हाई प्रेशर एरिया और फिर उतनी ही स्ट्रॉन्ग होंगी आपकी मॉनसून विंड्स। अगर इनमें से कोई भी चीज वीक होगी तो मॉनसून इंडिया में स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी और बारिश अच्छे से नहीं होगी। इसके अलावा सदर्न ऑसिलेशन भी इन्फ्लुएंस करती है मॉनसून को। लेट्स सी ये क्या है। नॉर्मली ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर रहता है और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में लो प्रेशर। तो जो विंड होती है वो यहाँ से यहाँ जाती है, बट कुछ साल ये प्रेशर कंडीशन पलट जाती है और पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हो जाता है और इंडियन ओशन में कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। ये जो पीरियोडिक चेंजेस होते हैं ना एयर प्रेशर में, इसी को हम सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं दो जगह से, पैसिफिक ओशन में तहीती और इंडियन ओशन में डार्विन से। इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं। अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो एयर आएगी पैसिफिक से इंडियन तो मॉनसून होगा स्ट्रॉन्ग, और अगर इंडियन ओशन से इधर जाएंगे तो मॉनसून वीक होगा। सदर्न ऑसिलेशन से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है एल नीनियो। वी रेड अबाउट ओशन करंट्स। तो नॉर्मल टाइम्स में यहाँ पे जो करंट फ्लो करती है वो है पेरुवियन करंट, जो कि एंटार्क्टिका से आ रही है। और क्योंकि वो एंटार्क्टिका से आ रही है तो वो बहुत ठंडी होगी। बट जब प्रेशर चेंज होगा, विंड्स इस जगह से इधर जाएगी, तो करंट क्या सेम रहेगी? नहीं, अब जाएगी यहाँ इक्वेटोरियल करंट, और क्योंकि ये इक्वेटर से आ रही है तो यहाँ गर्म करंट होगी और यहाँ पे लोगों को मिलेगी गरम गरम एयर मास। ये क्रिसमस के अराउंड होता है तो इसलिए इसको एल नीनियो कहते हैं। एल नीनियो का मतलब स्पेनिश में होता है बेबी क्राइस्ट। सो क्योंकि ये फिनोमेना सदर्न ऑसिलेशन से रिलेटेड है, इसको हम इसलिए एनसो कहते हैं, ENSO कहते हैं, जो कि है एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन। तो कुछ और चीजें हम देखते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, 8 स्टेट से जाता है और इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ट्रॉपिकल जोन में और सब ट्रॉपिकल जोन में। तो यहाँ हमें दोनों तरीके के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। इंडिया के नॉर्थ की तरफ हिमालयाज है जिनकी हाइट 6000 मीटर है और कोस्टल एरियाज में भी एलिवेशन है बट कम है 30 मीटर्स। हिमालयाज जो है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी विंड से इंडिया को बचाते हैं, जिसकी वजह से इतना कम टेम्परेचर नहीं होता इंडिया में जितना बाकी कंट्रीज में होता है। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, हिमालय और सी की वजह से इंडिया में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है और मॉनसून इंडिया को एकजुट करता है। मॉनसून के आने और जाने से वेदर में चेंजेस होते हैं। इंडिया का लैंडस्केप, यहाँ पे प्लांट और एनिमल लाइफ, हमारे कैलेंडर भी मॉनसून से ही रिलेटेड है। इनफैक्ट हमारे फेस्टिवल्स भी मॉनसून से रिलेटेड है। तो हर साल सारे इंडियंस नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक मॉनसून का वेट करते हैं।